क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन से बचने का तरीका क्या है? क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन से कोई एक आसान तरीका नहीं है बचने का, पर एक रूल है कि आप जिस कंट्री में एसेट हुए आप वहां पे टैक्स जमा कराएं और चेक करें क्या इस कंट्री का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक यूएस सिटीजन हूँ या यूएस में रह रहा हूँ, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ, और मेरे पे इंडिया में कुछ एसेट्स हैं जो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब इंडिया और यूएस के बीच में क्या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, जो कि है, तो उसमें क्या होता है कि जो मैंने टैक्स इंडिया में दे दिया उसका क्रेडिट मुझे यूएस में मिल जाएगा, और अगर यूएस में टैक्स इंडिया से ज्यादा हुआ उस इनकम पे तो मुझे यूएस में भरना पड़ेगा, अगर कम हुआ तो मुझे फॉरेन टैक्स क्रेडिट की तरह वो मिला रहेगा, और मैं उसके बाद उसको आगे एडजस्ट कर सकता हूँ फ्यूचर यूएस इनकम। और बहुत जरूरी है कि आप ये सिस्टम समझें कि टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं, और सही प्लानिंग से मैं उस कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता हूँ और कई जगहों पे टैक्स को बचा भी सकता जी, बिल्कुल। सर, लेकिन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करें तो ये फॉरेन कंट्री में कैसे वैलिड होती है सर? हूँ। फॉरेन कंट्री में जो पावर अटॉर्नी वैलिड कराने का तरीका है वो ये है कि वहाँ की लोकल काउंसलेट से या तो उसको अटेस्ट कराना पड़ता है या अपोस्टाइल कराना। अपोस्टाइल क्या है? फॉरेन नोटरी की तरह है, तो ग्लोबली वैलिड नोटराइजेशन को अपोस्टाइल कहते हैं। जी। तो या तो आप उन नोटरी से कराओ, और ये कंट्री अगर हेग कन्वेंशन की सिग्नेटरी है जिसमें से आप वो फॉरेन पावर अटॉर्नी भेज रहे हो, तो ये इंडिया में वैलिड हो जाएगी अगर ये अपोस्टाइल है। अगर ये हेग कन्वेंशन की मेंबर नहीं है या उसकी सिग्नेटरी नहीं है तो इंडियन काउंसलेट से इसको अटेस्ट कराना कंपलसरी है, इसको इंडिया में प्रभावित करने के लिए। हाँ, अगर ये हेग कंट्री की मेंबर है तो भी इंडियन कॉन्सुलेट की अटेस्ट करी हुई को अपोस्टाइल की जरूरत नहीं है। जब ये पोस्टाइल या आपने इंडियन कॉन्सुलेट से इसको अटेस्ट कराया, उसके बाद आपको इसे इंडिया भेजना पड़ता है। इंडिया में ये री रजिस्टर होती है, या तो एसडीएम ऑफिस में होगी या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से बना रहे हैं, और उसके बाद ही ये लीगली वैलिड होगी। राइट, तो इसको करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये लाइफ जो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए बहुत आसान बना देता है, क्योंकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं थ्रू अ पावर अटॉर्नी जो उनके अकाउंट्स वगैरह को ऑपरेट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर, अगर कोई पर्सन एनआरआई है और एस्टेट प्लानिंग उसे करनी है तो कि सर क्या किसे प्रायोरिटाइज करें, ट्रस्ट को या फिर विल को? दोनों में से एक चॉइस नहीं है आप, राइट। आपको विल भी बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट भी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ट्रस्ट बनाएं, जो जो संपत्ति आप अपने जीवन काल में ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं उसे करें, और बाकी संपत्ति के लिए विल बना दें ट्रस्ट के फेवर में। इससे आपके बाद वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो जनरली फाइनेंशियल एसेट्स हम लोगों के ड्यूरिंग लाइफ टाइम ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और जितनी रियल एस्टेट है उसकी विल बना के छोड़ देते हैं ट्रस्ट के फेवर में। ऐसा करने से क्या होगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी होगी टू ट्रांसफर इट टू द ट्रस्ट ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम वो बच जाएगी, क्योंकि डेथ के बाद जब विल से ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी ट्रस्ट में तो कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। बिल्कुल। राइट, तो अगर अगर आप कह रहे हो चूज क्या करूं दोनों में से, मैं कहूंगा दोनों ही बनानी चाहिए, पर पहले ट्रस्ट फिर एक विल इन ट्रस्ट फेवर ऑफ द ट्रस्ट, ये सीक्वेंस बेटर है। बिल्कुल, तो कोशिश करिए कि आप ट्रस्ट और विल दोनों ही चूज करें, किसी एक को आप ना चूज करें। सर, एस्टेट प्लानिंग अगर कोई कर रहा है तो डिजिटल एसेट्स और ओवरसीज अकाउंट्स को कैसे सर शामिल करना है? तो आपके पास जितने डिजिटल एसेट्स हैं, राइट, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं, और उसमें किसको आप क्या देना चाहते हैं ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन करें अपनी विल या ट्रस्ट में। दूसरा, इनके एक्सेस के मैकेनिज्म क्या है, राइट, तो इनके पासवर्ड क्या है, कईयों में कीज की जरूरत होती है, और भी बहुत चीजें होती हैं, कईयों में आपके पास पेन ड्राइव्स होती हैं जिसको लगाने पे ही वो चलेगा। तो आप वो उन चीजों के ट्रांसफर के बारे में सोचिए, वो कैसे जाएगी सही व्यक्ति के हाथ में, वो इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी।
और ये इंफॉर्मेशन जो एक्सेस की है, इसको जनरली विल का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर डिजिटल एसेट्स, क्योंकि ये गलत हाथ में पड़कर ये वो चीज ही चली जाएगी। तो आपको एक्सेस का तरीका अलग बनाना पड़ेगा, और किसको आप क्या दे रहे हैं ये अलग से मेंशन करना पड़ेगा अपनी एस्टेट प्लान डॉक्यूमेंट में, चाहे वो विल हो या ट्रस्ट, राइट। लिस्ट कंप्लीट बनाए और उसको टाइम टाइम पर अपडेट करते हैं, क्योंकि जनरली ये एसेट भी बहुत जल्दी बदलते हैं और इसको एक्सेस करने के तरीके तो उससे जल्दी बदलते हैं। बिल्कुल। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं होगी, तब तक ये पास ठीक से नहीं होगा, हम्म। राइट। तो ये आपकी क्रिप्टो करेंसीज और अदर डिजिटल एसेट सबके लिए लागू है, यही बात है। बिल्कुल। सर, कुछ सवालों को जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं। लुधियाना से सर सवाल आया है करण चोपड़ा का। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया में बनी विल अमेरिका में प्रोबेट हो सकती है? इंडिया में बनी विल अमेरिका में प्रोबेट हो सकती है, पर प्रोबेट की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, राइट। पर ये तभी प्रोबेट हो सकती है जब ये अमेरिकन कानूनों का के अनुसार बनी हो। विल आप इंडिया में बना सकते हो, पर जो गाइडलाइंस है वो यूएस होनी चाहिए, राइट, तो ये प्रोबेट हो जाएगी। बिल्कुल। और सर, अगर जो आपने कहा कि जो गाइडलाइंस है वो अमेरिकन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर सर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो ये विल इनवैलिड है वहां पे। तो अगर उनके यहाँ कोई कानूनी चीज है कि ये करना जरूरी है विल में, ये कंपलसरी, और आपने वो चीज नहीं करी क्योंकि जी। आपने विल इंडिया में बनाई, इंडियन लॉयर से बनाई जिनको पता ही नहीं इस बारे में, तो ये विल वैलिड ही नहीं है वहां पे।